हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था चैप्टर 1.1 के सारे एग्जाम्पल्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1.1। इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ये जो संख्याएं दे रखी है इनको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इनको व्यक्त करना है। देखिए, सबसे पहला है 140। 140 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14 0। 2 से डिवाइड होगा, 2 3 6, 2 5 10। 5 से डिवाइड होगा ये 7 बार, और 7 से डिवाइड होगा एक बार। तो ये इसमें अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 5 गुणा 7। यानी इस प्रकार संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अगला देखिए 156। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 7 14, 2 8 16। दोबारा 2 से डिवाइड हो गए, 2 3 6, 2 9 18। अब 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 3 9। और 13 से डिवाइड होगा एक बार। ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 13। इसी प्रकार अगला है 3825। ये 3 से डिवाइड होगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 पंजे 15। दोबारा 3 से डिवाइड हो गए, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 8 40, और 50 25। दोबारा 5 से डिवाइड हो गए, 5 एकम 5, 5 7 35। अब ये 17 से डिवाइड होगा ये एक बार। इसलिए हो गया 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अगला है 5005। ये 5 से डिवाइड हो गए, 5 एकम 5 0 0, 5 एकम 5। उसके बाद में संख्या 7 से डिवाइड हो गई है, 7 एकम 7, 7 चौको 28, 7 या 21। उसके बाद में 11 से डिवाइड हो गए, 11 एकम 11, 11 33। और फिर 13 से डिवाइड हो गए एक बार। तो हो गया 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। उसके बाद में लास्ट है 7429। ये सबसे पहले ये 17 से डिवाइड हो गए, 17 चौको 68, 6 17 51, 11 बचे 17 7 119। उसके बाद में 19 से डिवाइड हो गए, 19 2 38, 5 19 30 57। और लास्ट के 23 से डिवाइड हो गए एक बार। तो ये हो गया 17 इंटू 19 इंटू 23। इस प्रकार ये अपना पहला क्वेश्चन हुआ। यहाँ जो संख्याएं थी इनको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, जो हमने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ जांच भी करनी साथ में कि भाई जो दो संख्याएं आपको दे रखी है, इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो देखिए, दो संख्याएं हैं यहाँ 26 और 91, इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले इनके निकालने हैं हमको अभाज्य गुणनखंड। 26 के अभाज्य गुणनखंड और 91 के अभाज्य गुणनखंड। 26 2 से डिवाइड हो गए 13 बार, और 13 से डिवाइड हो गए एक बार। इसी प्रकार 91 7 से डिवाइड हो गए, 7 एकम 7, 7 21 13 बार, और 13 से डिवाइड हो गए एक बार। तो 26 के जो गुणनखंड है, 26 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 गुणा 13, और 91 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये 7 गुणा 13। एक तो निकालना हमको इनका एचसीएफ और एक निकालना इनका एलसीएम। तो एचसीएफ में मैंने ये बताया था कि जो संख्या दोनों में कॉमन है वो अपना एचसीएफ है। तो यहाँ दोनों के गुणनखंडों में कॉमन क्या है, यहाँ 13 है, तो एचसीएफ इनका 13 हो गया। और एलसीएम के लिए मैंने ये बताया था कि जो दोनों में कॉमन हो एक तो हमको वो लेना है, इसके अलावा जो कॉमन नहीं है उन सबको भी हमको लेना है। तो 13 के अलावा हमको 2 भी लेना है और 7 भी लेना है। तो गुणा करेंगे इनको, 13 7 91, 91 दूनी 182, तो इनका एलसीएम हो गया 182। आगे हमको फिर जांच करनी है इनकी कि ये जो दोनों संख्याएं दे रखी है इनका जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं है। तो देखो, दोनों संख्याएं कौन सी हमारी 26 और 91, इनका गुणनफल ये बराबर होना चाहिए इनके एचसीएफ और इनके एलसीएम के गुणनफल के बराबर। तो एचसीएफ है इनका 13 इंटू एलसीएम इनका 182, इनको गुणा करें 26 26 34 और 13 26, 13 104 और 2 106, 13 23। देखिए कर देगा ना,
12 मीटर दोबारा बोल दो एक बार में। तो दोनों संख्याओं गुणनफल 26 और 91 का जो गुणनफल है वो इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, ये जांच करनी है। तो 26 और 91 को गुणा करेंगे। 26 एकम 26 से, 2 26 ना 234 और 236 से, तो 2366 इनका गुणनफल है। और इसी प्रकार एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है 26, 104, 2 106, 13 13 10 23, 2366 एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है। तो ये हमने जांच कर ली कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। देखिए अगला है 510 और 92। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड और 92 के अभाज्य गुणनखंड। 510 से 2 से डिवाइड हो गए, 2 दूनी 4, 2 पंजो 10 से, 2 पंजो 10 से, ये 3 से डिवाइड होगा, 3 8 24, 3 पंजो 15, 85 ये 5 से डिवाइड हो गए, 5 एकम 5, 5 7 35 और 17 17 से डिवाइड हो गए एक बार ये। इसी प्रकार 92 ये 2 से डिवाइड होगा, 2 चौको 8, 2 छः 12, दोबारा 2 से डिवाइड होगा ये 23 बार, और 23 को 23 से डिवाइड होगा ये एक बार। तो यहाँ 510 के जो अभाज्य गुणनखंड है, 510 के है 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 17, और 92 के जो अभाज्य गुणनखंड है ये 2 गुणा 23। तो एक तो इनका एचसीएफ ज्ञात करना है और एक इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में बोल लेते हैं संख्या जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन केवल क्या है, यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 ले लिया हमने। तो एचसीएफ तो इनका केवल क्या हो गया, 2 हो गया। उसके बाद में एलसीएम में क्या लेना, जो कॉमन है हम वो भी लेते हैं, और जो कॉमन के अलावा जो बचेंगे वो सारे भी हम ले लेंगे। तो एक तो 2 कॉमन है, तो 2 में से तो हमने 2 ले लिया। 2 के अलावा बाकी जो गुणनखंड बच रहे हैं वो सारे लेने। तो 2 भी बच रहा है, 3 भी बच रहा है, 5 भी बच रहा है, 17 बच रहा है और 23 भी बच रहा है। तो 2 भी लेना है, 3 भी लेना है, 5 भी लेना है, 5 के अलावा फिर 17 भी लेना है, और फिर हमको 23 भी लेना है। अब इनको गुणा कर देते हैं। तो 2 4, 4 3 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजो 60, 60 को 17 से गुणा करेंगे, 17 छः की 102, 1020, 1020 को हम 23 से गुणा कर देंगे यहाँ। तो 23 गुणा 0 करेंगे, 0 23 2 46, 23 एकम 23। तो इनका जो गुणनफल है वो है 23,460। तो एचसीएफ तो इनका 2 है और एलसीएम आ गया इनका 23,460। आगे जांच करनी है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है या नहीं, आगे जांच करनी है। तो जांच में देखो, सबसे पहले दोनों संख्याओं को गुणा करेंगे, 510 और 92, और फिर इनके एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम है इनका 23,460 और एचसीएफ इनका 2। इनका दोनों का जो गुणनफल है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल है, और इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है समान होना चाहिए। तो गुणा करेंगे यहाँ, तो 510 और 92 जब इनको गुणा करेंगे हम, तो ये होंगे 46,920। इसके बाद में 23,460 को जब 2 से गुणा करेंगे, 0 2 6 की 12, 2 चौको 8 1 9 2 3 6, 2 दूनी 4, ये भी कितने 46,920 है। तो यहाँ दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर है। तो ये जांच है। इसके बाद में आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब बार 3 संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। पहला है 12 15 और 21। 12 15 और 21 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनमें 12 का, 15 का और 21 का, इन तीनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। ये 2 से डिवाइड होगा 6 बार, 2 से डिवाइड होगा ये 3 बार, और 3 से डिवाइड होगा ये 1 बार। 15 3 से डिवाइड होगा ये 5 बार, और 5 से डिवाइड होगा ये 1 बार। उसके बाद 21 3 से डिवाइड होगा ये 7 बार, और 7 से डिवाइड होगा 1 बार। तो 12 के जो गुणनखंड है ये 2 गुणा 3, और 15 के जो गुणनखंड है ये 3 गुणा 5, और 21 के जो गुणनखंड है 21 के 3 गुणा 7। एक तो ज्ञात करना है इनका एचसीएफ और एक ज्ञात करना है इनका एलसीएम। तो एचसीएफ में मैंने ये बताया था तुमको कि जो संख्या सब में कॉमन है, जो तीनों में कॉमन है, वो अपना एचसीएफ है। तो तीनों में कॉमन क्या है, यहाँ केवल 3 है, तो 3 तो हो गया अपना एचसीएफ। एलसीएम के लिए बताया था कि जो तीनों में कॉमन हो, एक तो वो भी लेना है। उसके अलावा जो संख्या दो में कॉमन हो वो लेते हैं, लेकिन 2 में कॉमन तो कोई सी संख्या नहीं है। उसके अलावा बाकी जो बचती है वो सारी संख्या लेते हैं। तो यहाँ 2 2 5 7 ये बच रहे हैं, तो 2 2 5 7 को भी लेंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7,
तो गुणा करेंगे इनको, 7 पंजे 35, दून 70, दून 140, 140 को 3 से गुणा करेंगे 420, तो इनका जो एलसीएम है वो है 420। अगला है 17, 23, 29। इसमें सबसे पहले तीनों संख्याओं का, 17 का, 23 का और 29 का, इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो तीनों ये अभाज्य संख्या ये खुद से डिवाइड होगी, तो 17 केवल 17 से डिवाइड होगा एक बार, 23 ये 23 से डिवाइड होगा एक बार, 29 ये 29 से डिवाइड होगा एक बार। तो इसमें 17 के जो गुणनखंड है वो है ओनली 17 गुणा एक लिख सकते हैं। और इसके अलावा 23 के जो गुणनखंड है, 23 के गुणनखंड है 23 गुणा 1, और जो 29 के गुणनखंड है यह 29 इंटू 1। तो यह एक तो एचसीएफ ज्ञात करना है और एक इनका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एचसीएफ में कॉमन क्या है, यहाँ 17, 23, 29 तीनों कॉमन नहीं है, तो कॉमन क्या है इन तीनों में, एक कॉमन है, तो एचसीएफ इनका हो गया एक। इसके अलावा एलसीएम में जब कोई कॉमन नहीं हो तो उसके अलावा जो भी संख्या बचती है वो सारी संख्या लेते हैं हम। तो 17 भी लेना है, इसमें 23 भी लेना है, 29 भी लेना है, 17 इंटू 23 इंटू 29, और जब इन तीनों को गुणा करेंगे हमें 17 इंटू 23 इंटू 29, तो ये आएंगे 11,339। तो इनका एलसीएम हो गया 11,339। आगे क्वेश्चन नंबर 4, संख्याएं 306 और 657, इनका एचसीएफ दे रखा है 9, इनका हमको एलसीएफ ज्ञात करना है। तो देखो अभी बताया था मैंने कि दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है, दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल ये इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोनों संख्याएं हमको यहाँ दे रखी है 306 और 657। तो इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है 306 का और 657 का जो गुणनफल है, ये इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। तो एचसीएफ हमको दे रखा है यहाँ 9 इंटू एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम लिख लिया। तो एलसीएम बराबर ये 9 गुणा विभाग में जाएगा, तो 306 गुणा 657 बटे में आ गया ये 9 से कटेगा ये 9 9 27, 9 36, आगे 657 और 34 इनको को गुणा करना है। तो 34 से जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएंगे 22 से 338, तो इनका जो एलसीएम होगा वो हो जाएगा 22,338। क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो एक संख्या है 6 के पावर n, यहाँ n एक प्राकृत संख्या है, 1 2 3 4 ऐसे अनंत तक कोई सी प्राकृत संख्या मान सकते हैं। अगर n के स्थान पर अगर कोई प्राकृत संख्या रखे तो ये जो संख्या है कभी 0 पर समाप्त हो जाएगी या नहीं होगी, ये हमको बताना है। तो यहाँ जैसे 6 के पावर n की जगह मैंने 1 रख लिया तो इसकी वैल्यू 6 आई, 2 रख लिया तो वैल्यू 36 हो गई, 3 रख लिया तो वैल्यू 216 हो गई। इस प्रकार 4 5 6 7 अगर ऐसी कोई वैल्यू रखते जाए तो ये जो संख्या है 6 की पावर n ये 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो इसकी एक शर्त है कि कोई भी संख्या 0 पर तब समाप्त होती है जब उसके गुणनखंडों में 2 और 5 हो। तो यहाँ जो संख्या अपने पास 6 इसके गुणनखंडों में 2 और 3 है, तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंडों में 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो इसमें लिख देंगे हम कि यह संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि इसके गुणनखंडों में 2 और 5 नहीं है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों है। हमको ये बताना है कि ये जो आपको दे रखा है ये भाज्य संख्याएं क्यों है। देखिए सबसे पहले 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इसमें बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। अब जानते हैं भाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ देखिए 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, इन संख्याओं में देखिए यहाँ प्लस से पहले और प्लस के बाद में दोनों में क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, तो इनमें से 13 कॉमन आ रहा है। जब हम 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो बचेंगे 7 गुणा 11 प्लस और इधर बचेगा यहाँ पर 1, तो 13
कॉमन है ये, और 11 7 77 है, और 77 में जब हम एक जोड़ेंगे तो ये 78 हो गए। तो अब यहाँ समझिए कि इस संख्या के जो गुणनखंड है उसमें 13 भी है, 78 भी है, इसके अलावा एक भी है। यानी ये जो संख्या है ये 13 से भी विभाजित है, 78 से भी विभाजित है, इसके अलावा एक से भी विभाजित है। इसका मतलब इस संख्या के जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा है। इसका मतलब यह संख्या भाज्य संख्या है। तो लिख देंगे यहाँ पर इस संख्या के गुणनखंड, इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार ये भी बताना है कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्या क्यों होती है। इसमें भी देखिए प्लस से पहले और प्लस के बाद में इनमें 5 कॉमन है, तो सबसे पहले हमने 5 को कॉमन ले लिया। 5 कॉमन लेने के बाद में यहाँ बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 5 हट जाएगा ये, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस में 5 के स्थान पर बच जाएगा यहाँ 1। तो 5 तो कॉमन है, बाकी सबको गुणा कर लेते हैं। तो 6 6 चौका 24, 24 छः 144, 144 को हम 7 से गुणा करेंगे तो 144 गुणा 7 करते हैं, 7 चौको 28 है, 7 चौको 28 तो 30 है, 7 एकम 7 3 1008 है। 1008 में जब एक जोड़ेंगे हमें तो ये हो गए 1009। तो अब यहाँ देखिए ये संख्या 5 से भी विभाजित है, ये संख्या 1009 से भी विभाजित है, इसके अलावा ये संख्या 1 से भी विभाजित है। अतः इस संख्या के भी जो गुणनखंड है, इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, इस संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है, अतः यह एक भाज्य संख्या है, यह एक भाज्य संख्या है।